लियू शेंग एक जबरदस्त मुक्का मारता है लेकिन ठीक समय पर रुक जाता है। इससे एक बहुत बड़ी शॉकवेव निकलती है जो हाई जी दाओ को पीछे की ओर धकेल देती है। वो बुजुर्ग योद्धा अपनी बड़ी तलवार का इस्तेमाल करके उस जबरदस्त ताकत के सामने खुद को टिकाए रखता है। लियू शेंग इस मुकाबले से बिल्कुल भी विचलित नहीं होता। हाई जी दाओ उस बेहिसाब ताकत को समझ ही नहीं पाता जिसे उसने अभी अभी देखा था। ऑनोंग ट्यूरिंग इस नतीजे को हैरान होकर चुपचाप देखता रहता है। वो एल्फ जीनियस दहशत में आ जाता है। वो सोचता है कि हालांकि उसे पता था कि ताकत का फर्क बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि नतीजा इतना भयानक होगा। ऑनोंग ट्यूरिंग देखता है कि उस हमले के बाद के हल्के झटके भी सहन करना मुश्किल था। वो ये सोचकर कांप उठता है कि अगर लियू शेंग ने खुद को ना रोका होता तो क्या होता। हाई जी दाओ को एहसास होता है कि लियू शेंग ने जानबूझकर अपना हमला रोक लिया था, क्योंकि उसे डर था कि एक ही मुक्के से वो हाई जी दाओ को मार डालेगा। हाई जी दाओ इस हालात की कड़वी सच्चाई को समझता है। उसे एहसास होता है कि उसकी पूरी ताकत से किया गया सबसे जोरदार वार भी लियू शेंग के सिर्फ अपना हमला रोकने से कमज़ोर था। हाई जी दाओ को ये जानकर और भी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है कि लियू शेंग ने ये ज़बरदस्त जीत हासिल करने के लिए अपने सबसे बड़े हथियार लॉ ऑफ थंडर का इस्तेमाल भी नहीं किया था। अपनी पूरी जीत के बावजूद लियू शेंग निराश है। वो सोचता है कि वो अपनी मुक्केबाजी की तकनीक को छठे लेवल तक पहुंचाने के बहुत करीब था, लेकिन अब उसे अपनी अगली बड़ी तरक्की के लिए इंतजार करना पड़ेगा। वो देखता है कि 5 सीजन्स पंच के बारे में उसकी समझ 5वें लेवल की आखिरी सीमा तक पहुंच गई है। अब उसे आखिरी पड़ाव पार करने के लिए बस थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत है। लियू शेंग सोचता है कि वो असली दुनिया में पूरी ताकत से एक मुक्का मारकर ये बड़ी तरक्की आसानी से हासिल कर सकता है, लेकिन इसके भयानक नतीजों के डर से वो हिचकिचाता है। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि पूरी ताकत से किया गया हमला न सिर्फ उस मजबूती से बने ट्रेनिंग सेंटर को तबाह कर देगा, बल्कि हाई जी दाओ को भी पल भर में ख़त्म कर देगा। लियू शेंग अपनी खुद की ताकत के बारे में सोचता है। उसे एहसास होता है कि छठे लेवल तक पहुंचे बिना ही 13वें लेवल के किसी माहिर को आसानी से ख़त्म कर देने की ताकत होने का मतलब है कि उसका स्टेलर लॉ उसकी शुरुआती सोच से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। वो अंदाज़ा लगाता है कि हाई जी दाओ का लॉ चीज़ों को मुरझाने या कमज़ोर करने से जुड़ा है। इस वजह से उनके मुकाबले में लियू शेंग को स्वाभाविक रूप से और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लियू शेंग उन दोनों हारे हुए योद्धाओं से पूछता है कि अब उनकी आगे की क्या योजना है। हाई जी दाओ मानते हैं कि लियू शेंग को अब किसी खास ट्रेनिंग में हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं है। लियू शेंग बिना किसी बहस के ये बात मान लेते हैं और जाते जाते उनसे कहते हैं कि वे अपनी प्रैक्टिस खुद ही जारी रखें। लियू शेंग अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं और सेलेस्टियल सर्पेंट गैलेक्सी में पहुंचने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि मौजूदा 100 बड़े स्टार रीजन अब उनकी बढ़ती ताकत और महत्वाकांक्षा को समेटने के लिए बहुत छोटे पड़ रहे हैं। जहाज में एक जोरदार कंपन होता है जिससे हाई जी दाओ और ऑनोंग ट्यूरिंग पूरी तरह से सतर्क हो जाते हैं। तनाव तब कम होता है जब ऑनोंग ट्यूरिंग देखते हैं कि बाहर का वो भारी भरकम और डरावना माहौल अब गायब हो चुका है। वो ऐलान करते हैं कि वे आखिरकार बाहरी अंतरिक्ष के युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। लियू शेंग सोचते हैं कि वे इतनी जल्दी भागने में कामयाब कैसे हुए और सवाल करते हैं कि लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन के साथ आखिर हुआ क्या था। काफी दूर सिया चुपचाप खड़ा है। उसने अपने परिवार का एक शानदार ऊंचे दर्जे का फौजी स्टाइल का कोट पहना हुआ है। उसने फिर से वही आलीशान और प्रभावशाली रूप अपना लिया है जो लायर्स परिवार के पूर्व युवा स्वामी को शोभा देता था। हालांकि अपने शाही पहनावे के बावजूद सिया गहरी चिंता और बेचैनी से घिरा हुआ है। उसकी जुड़वां बहन पाई शाओ उस पर कोई फैसला करने का दबाव डालती है और उसे याद दिलाती है कि उत्तराधिकार का भोज शुरू होने में अब बस 10 मिनट बचे हैं। सिया को पूरी तरह से पता है कि दूसरी तरफ उसका क्या इंतजार कर रहा है। हिचकिचाहट से भरा हुआ वो मानता है कि उसे नहीं पता कि वो ये सब कर पाएगा या नहीं। मायाडोना परिग्रह पर एक हरे भरे जंगल के बीच बने एक विशाल और आलीशान महल में सिया खुद को डर के मारे पूरी तरह से बेबस पाता है। हालांकि वो सुरक्षित वापस लौटने में कामयाब रहा, लेकिन उसमें सुरक्षित कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। पाई शाओ उसे याद दिलाती है कि लायर्स परिवार को अभी तक ये नहीं पता चला है कि वो वापस आ गया है। इसका मतलब है कि फिलहाल वो सुरक्षित है, लेकिन वो उसकी कायरता को चुनौती देती है और पूछती है कि इस तरह छिपते रहने से आखिर क्या फ़ायदा होगा।
पाई शाओ उसे एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है। वो उसे याद दिलाती है कि लायर्स परिवार की ताकत और रसूख कई स्टार रीजन तक फैली हुई है। ऐसे में उसके लिए बस भाग जाना और हमेशा के लिए उनकी पकड़ से बच निकलना नामुमकिन है। पाई शाओ उसके सामने केवल 2 ही असली विकल्प रखती है। वो बताती है कि उसे या तो 10 स्टार वाले क्षेत्रों को पार करके भाग जाना चाहिए और हमेशा के लिए किसी नकली नाम के सहारे छिपकर रहना चाहिए, या फिर लायर के परिवार से भी कहीं ज्यादा बड़ी ताकत खड़ी करनी चाहिए ताकि वो वापस आकर उन सब पर जीत हासिल कर सके। इन विकल्पों की गंभीरता से घबराकर सिया उससे बात करना बंद करने को कहता है। सिया तर्क देती है कि किसी एक अकेले इंसान का एक प्राचीन व्यापारिक साम्राज्य को उखाड़ फेंकना तो सिर्फ काल्पनिक उपन्यासों की कहानियों में ही मुमकिन होता है। हकीकत को स्वीकार करते हुए वो आखिरकार हिम्मत जुटाता है और ऐलान करता है कि वो उस दावत में जरूर शामिल होगा। यिन की भविष्यवाणी उसके मन में कौंध जाती है, जो उसे याद दिलाती है कि उसे वहीं वापस लौटना होगा जहां से इस सब की शुरुआत हुई थी, ताकि वो अपने जन्मसिद्ध अधिकार को हासिल कर सके। सिया उसके इरादे को और भी ज्यादा पक्का कर देती है। उसे ये एहसास हो जाता है कि चाहे कोई भविष्यवाणी कुछ भी क्यों ना कहे, उसे अपने परिवार का सामना तो करना ही होगा। आदेशों का पालन करता है। सिया अपने कमरे से निकलता है और हवेली की शानदार सीढ़ियों से नीचे उतरता है। टैंग डुन उसका स्वागत करता है और आगे बढ़ने का सही फैसला लेने के लिए अपने दोस्त की तारीफ करता है। सिया इस जबरदस्त समर्थन से पल भर के लिए हैरान रह जाता है। कोई फायदा पाने की चाह में सिया जानना चाहता है कि क्या टैंग डुन को इस हालात के बारे में कोई गुप्त फायदा या छिपी हुई जानकारी मिली है। टैंग डुन मान लेता है कि वो तो बस शानदार दावत का खाना चखना चाहता था और उसे चिंता थी कि अगर सिया छिपा रहा तो उसका खाना छूट जाएगा। अपने दोस्त की पूरी तरह से खाने पर टिकी सोच देखकर सिया का उत्साह तुरंत ठंडा पड़ जाता है। इस बीच हलचल भरे दावत हॉल में वो आलीशान कमरा शानदार कपड़े पहने रईसों से खचाखच भरा हुआ है। प्रेसिडेंट होबार्ट वहां आते हैं और वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, जो सम्मान के साथ उनका अभिवादन करते हैं। सिया और टैंग डुन 6 महीने पहले इस घराने के मुखिया की हुई मौत के बारे में बात करते हैं। मैं इस बात पर गौर करते हैं कि आज रात की दावत में ही आधिकारिक तौर पर नए वारिस का फैसला होगा और अभी वेल्स ही सबसे मजबूत दावेदार है। वेल्स अपनी मंगेतर मेफू को प्रेसिडेंट होबार्ट से मिलवाता है। प्रेसिडेंट होबार्ट मेफू की तारीफ करते हुए कहते हैं कि उसकी सुंदरता तो तारों को भी मात देती है। वेल्स अपनी सफलता में प्रेसिडेंट होबार्ट की भूमिका को स्वीकार करता है और मानता है कि प्रेसिडेंट के भ्रष्ट समर्थन के बिना वो इतनी आसानी से सत्ता के इस पद तक नहीं पहुंच पाया था। प्रेसिडेंट होबार्ट विनम्रता से जवाब देते हैं कि उन्हें हमेशा ऐसे जोशीले नौजवानों का साथ देने में खुशी होती है जिनका भविष्य उज्जवल हो। होबार्ट ये कहकर वहां से चले जाते हैं कि उन्हें ऑब्सिडियन स्टार क्षेत्र के प्रेसिडेंट से बात करनी है। मेफू वेल्स से कहती है कि प्रेसिडेंट का रवैया कुछ अस्पष्ट और टाल मटोल वाला लग रहा है। वेल्स समझाता है कि होबार्ट एक बहुत ही चालाक और धूर्त बुजुर्ग है जो कोई भी जोखिम भरा दांव खेलने से बचता है। वो वेल्स का साथ सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी वही सबसे मजबूत दावेदार है। वो आगे कहता है कि अगर कोई उससे भी मजबूत दावेदार सामने आ गया तो होबार्ट बिना एक पल भी सोचे उसे अकेला छोड़ देगा। मेफू वेल्स को एक ताज़ा जानकारी देती है जिससे पता चलता है कि सिया हाल ही में हुए जानलेवा हमले से असल में बच गया है और वहां से भाग निकला है। वेल्स जरा भी विचलित हुए बिना बताता है कि उसे पहले से ही पता है कि बाओयूश परिवार ने दखल देकर सिया को वहां से निकाल लिया था, लेकिन वो मेफू से पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वे सिया की मदद करना चाहते हैं। वेल्स बताते हैं कि हालांकि बाओयूश सचमुच में सिया का ननिहाल है, लेकिन वो मेफू को भरोसा दिलाते हैं कि वे सिया को उसका ओहदा वापस दिलाने में कोई भी असली मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। जब मेफू पूछता है कि ऐसा क्यों, तो वेल्स समझाते हैं कि बाओयूश परिवार असल में बहुत ही हिसाब किताब लगाने वाले व्यापारी हैं। इस हालात को पूरी तरह से एक कारोबारी सौदे के तौर पर देखते हुए वेल्स व्यापारियों की सोच के बारे में विस्तार से बताते हैं। कोई भी निवेश करने से पहले एक सच्चा व्यापारी न केवल संभावित मुनाफे की दर का हिसाब लगाता है, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि वो सफलता की असल संभावना का भी हिसाब लगाता है। वेल्स मेफू से कहते हैं कि वो जरा सोचें कि सिया जैसे नाकाम इंसान के लिए लेर्सियास परिवार का मुखिया बन पाने की संभावना कितनी कम है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें